कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो मया भरे झोंकव जय जोहार राम राम। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 के बनिस। यहाँ के भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक स्थल आप सब जानत हो। एकर बड़ा महत्व है। बहुत से संगवारी मन जब घूमे ल जाथे तो ओकर दर्शन करथे, सब देखे हो। संगवारी हो जुन्ना समय हमन नान रहन ना तब पुन्नी मेला जाबो ऐसे कि बड़ा सुरता करन। अब पुन्नी मेला के छत्तीसगढ़ में बड़ा महत्व है संगवारी हो। ओमे जाबे तो नदी में नहाना और किस्म किस्म के पकवान खाना, ढेलवा झूलना। अब एक महत्वपूर्ण जोन रिथे जेला आप सब जानत हो कुसियार कथे यानी गन्ना। तो गन्ना खावन भी और गन्ना धर के जब नानन तो सियान मन पूछे कुसियार नाने हस रे, ऐसे कि बबा मन गोठियावा। तो संगवारी हो ये हमार संस्कृति है रे, विरासत है रे। बहरहाल चलन गन्ना के वैज्ञानिक खेती के बारे में तो एकर आप मन महत्व जानता हो। एकर शक्कर बनथे, गुड़ बनथे और गन्ना के रस ल भी पिए जाथे। तो कहीं न कहीं औषधि गुणों से भरपूर हमार गन्ना है। और गन्ना के खेती छत्तीसगढ़ में बहुत से रकबा में अब होवत है। काबर संगवारी हो, काबर की शक्कर के कारखाना हमार छत्तीसगढ़ में गजब अकन खुल गए हवे। तो वैज्ञानिक विधि से गन्ना के खेती करके एक नवा जानकारी आप मन ला होना चाहिए कि कैसे एकर वैज्ञानिक खेती होथे, एकर से का फायदा है, का लाभ है। तो संगवारी हो आप मन जान डरे हो कि आज हमन हमार कार्यक्रम में गन्ना के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। बिल्कुल सही पहचाने संगवारी हो, लेकिन विशेषज्ञ ल मैं बुलावा तब तक आप मन का करो, आप मन देखो ये खास संदेश ला। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है।
किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो संगवारी हो चर्चा ला शुरू करन। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर HL सोनभोईर जी हमर तीर आगे हवे। संगवारी होकर से मैं पहली ही पूछा था कि छत्तीसगढ़ में यदि गन्ना के खेती किसान मन करे तो यहाँ के जलवायु के हिसाब से भूमि के चयन कैसे करे, ओकर तैयारी कैसे करे, और संगवारी हो माटी के परीक्षण भी कराना जरूरी है काबर की माटी के परीक्षण कराबो तब हमला उर्वरक शक्ति जोन है माटी के वो पता चलही। तो संगवारी हो आवो यही बात के जानकारी लेथन डॉक्टर HL सोनभोईर जी का कहा थे, आवो देखो और सुनो। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है और जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, वह भी इसके लिए उपयुक्त है। जैसे एक गन्ना एक नकदी फसल है, इसकी अच्छी खेती करके किसान जो है 3 से 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर सकल आय प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ होती है वह होता है भूमि का चुनाव, कि हमें गन्ने की खेती किस प्रकार की भूमि में करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार की भूमि या सभी प्रकार की इस परिस्थिति जो है वो गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सबसे पहले गन्ने की खेती के लिए भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि मिट्टी थोड़ी गहरी हो,
मतलब लगभग कि 50 से 60 सेंटीमीटर तक कोई कड़ी परत या चट्टान नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर पूरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि इसके जो जड़ हैं वह अच्छे से फैल पाए और गन्ना का विकास अच्छा हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है जल निकास। आजकल देखने में यह आ रहा है कि गन्ने की खेती लाभदायक होने के कारण से किसान भाई इसको धान वाले खेतों में भी लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर कि जल भराव की स्थिति आ जा रही है और गन्ने का बढ़वार अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें कि जहाँ कहीं भी गन्ने की खेती करना हो वहाँ जल भराव नहीं होना चाहिए, जल नहीं भरना चाहिए और जलों का निकास अच्छे से हो जाए। यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो नाली बनाकर जलों को निकास करने की आवश्यकता है, जिससे कि गन्ने का बढ़वार अच्छा हो। वैसे तो देश में गन्ना जो है अलग अलग समय में लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से गन्ना जो है 2 मौसम में लगाया जाता है। एक गन्ना लगाया जाता है अक्टूबर-नवंबर के महीने में और दूसरा गन्ना लगाया जाता है फरवरी-मार्च के महीने में। जो अक्टूबर-नवंबर में लगाया जाता है, जिसे कि शरतकालीन गन्ना कहते हैं, इसकी जो है उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होती है। सामान्य रूप से 20 से 25% इसका उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित जो गन्ना मिल है उसमें पेराई कब शुरू हो रहा है। सामान्य रूप से इसकी जो पेराई है जब नवंबर-दिसंबर महीने से शुरू होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए गन्ने की किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी किसान जो है शरतकालीन गन्ना ले रहे हैं, मतलब कि अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर रहे हैं, तो गन्ने की ऐसी किस्म हो जो 11 से 12 महीने या उससे ज़्यादा अवधि का हो, जिससे कि कटाई के तुरंत बाद इसको शुगर फैक्ट्रीज़ में भेजा जा सके। वहीं पर जहाँ पर कि बसंतकालीन गन्ना लगता है, जिसमें फरवरी या मार्च में गन्ने की बुआई की जाती है, तो वहाँ पर किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध है कि वो कम अवधि वाले या ज़्यादा अवधि वाले किस्मों को भी लगा सकते हैं और उसको शुगर फैक्ट्रीज़ के साथ साथ में जूस के लिए भी इसको या रस के लिए भी, गन्ना रस के लिए भी इसको उपयोग में ला सकते हैं और अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु में परीक्षण किया गया है, हमारे महाविद्यालय में कुछ गन्ना की किस्मों का परीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि कुछ किस्में यहाँ की जलवायु के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। तो जो बसंतकालीन गन्ना है उसके लिए 9 से 10 महीने वाली गन्ना की किस्में और जो शरतकालीन वाली गन्ना है उसके लिए ज़्यादा अवधि की किस्में जैसे कि दामोदर, CO 86-032, प्रभा आदि ऐसी किस्में जिसका चुनाव करके किसान अच्छे से गन्ना की खेती करके लाभ कमा सकता है। संगवारी हो, ये तो रही माटी के चयन, माटी के परीक्षण और ओकर तैयारी मौसम के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बतावत रही से। संगवारी हो, अब बात आते कि गन्ना के वैज्ञानिक खेती हमला करना है तो ओकर विधि कैसे होना चाहिए बोआई के, और कौन कौन सा प्रकार के गन्ना कौन कौन सा क्षेत्र में लगा सकत हन। जैसे कि आप मन देखे हो, हमन देखथन सामान्य रूप से गन्ना, एक सफ़ेद गन्ना एक लाल गन्ना, और प्रकार होते काय में, तो कौन सा प्रकार लगाना चाहिए, कौन सा क्षेत्र में लगाना चाहिए, लगाए के विधि का है संगवारी हो, आओ जानथन का कहा थे हमार विशेषज्ञ है। गन्ने का बुआई वास्तव में एक महत्वपूर्ण घटक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खास करके इसमें जलवायु का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से यह देखा गया है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में तेज़ हवाएं चलती है, जिससे कि गन्ना गिरने की समस्या रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए गन्ने की बुआई का विधि का चयन करना चाहिए। वैसे तो गन्ने बुआई की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से जो ट्रेंच विधि है, नाली विधि जिसको बोलते हैं, वह सबसे अच्छी है क्योंकि इससे गन्ना गिरता नहीं है। साथ ही रिंग विधि से भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं, उसमें भी गन्ने के पौधे गिरते नहीं हैं। तो इसके लिए जो नाली विधि होती है उसके लिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी नाली बनाई जाती है और उसमें गन्नों को आँख से आँख मिला करके उसको लगाया जाता है, जिससे कि गन्ने जो है पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि गन्ने के बीजों का चुनाव। सामान्य रूप से गन्ने के अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बीज किस्म के ही गन्ने लेने चाहिए, और जिसमें कि लगभग 7 से 8 महीने के गन्ना जो होता है वह बीज जो है बुआई के लिए उपयुक्त हो जाता है। और इस प्रकार यदि 7 से 8 महीने का गन्ना है तो पूरा का पूरा गन्ना जो है बीज के लिए या बुआई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि किसान भाई जो है पुराने गन्नों की खेती करते हैं, जो लगभग कि 12 महीने या 13 महीने की फसल हो चुकी रहती है। तो उन गन्नों में जो नीचे की जो गांठें होती है, लगभग आधे से नीचे की जो गांठें होती है, उसमें अंकुरण बहुत अच्छा नहीं होता है, बल्कि आधे जो ऊपर होती है वहाँ पर अंकुरण अच्छा होता है। तो 1/3 से लेके आधे तक का जो गन्ना का ऊपरी हिस्सा होता है उसका चुनाव बीज के रूप में करना चाहिए, जिससे कि इसका अच्छा से अच्छा पौध प्राप्त हो सके।
इसके साथ साथ एक और चीज़ है गन्ने के चुनाव में, वह है कि गन्ने के लिए जो बोया जाने वाला बीज हम उपयोग कर रहे हैं तो वह मूल फसल से होना चाहिए, रेटून या पीढ़ी फसल से ना हो, क्योंकि रेटून फसल में कीट बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि मूल फसल जो होती है, जो पहली साल जो फसल ली जाती है उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इसके आने वाली जो फसल है उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप कम हो। संगवारी हो, ये तो रही इस लगाए के विधि के बारे में। अब बात आती है कि जल प्रबंधन करना है, यानी कि सिंचाई करना है। तो गन्ना में सिंचाई हमला कैसे करना है? और देखथन कि बहुत से किसान मन अपन गन्ना में पानी भरेच रखे रही थे, तो का वो जरूरी है कि का बात के हमला ध्यान देना चाहिए? तो गन्ना में सिंचाई हमला कैसे करना है, कब कब करना है, कौन सा विधि से करना है? आओ सोनबोर जी का बतावत है संगवारी हो, आप मन देखो। अब जल प्रबंधन गन्ने में दो चीज़ों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक सबसे पहले चीज़ तो हम ध्यान दें जल निकास अच्छे से हो। दूसरी बात आती है सिंचाई का। तो सिंचाई में हम ये देख सकते हैं बुआई के बाद शुरू में अंकुरण के समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि गन्ने का जमाव अच्छा हो जाए। उसके बाद बारिश आने से पूर्व तक, चाहे वह शरतकालीन गन्ना हो या बसंतकालीन गन्ना हो, बारिश के आने तक लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उसके बढ़वार में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उसके बाद जब बारिश का मौसम एक बार आ जाता है तो सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर पुनः जब हम कटाई की बारी आती है तो कटाई के लगभग 1 महीना पहले गन्ने में पानी देना या सिंचाई देना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ती है और गन्ने में परिपक्वता अच्छी आती है। संगवारी हो, ये तो रही इस गन्ना में जल प्रबंधन यानी सिंचाई के बाद। अब बात आते है कि औ का सावधानी हमला रखना है। चर्चा भी जारी रही, लेकिन एक विराम के समय हो गए है। और आप मन देखो ये खास बात ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, संदेश के बाद आवो चलन हमारे कार्यक्रम में पुनः आप मतलब बताओ कि आज हमन गन्ना के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करत हन।
तो संगवारी हो, अब गन्ना के आहार जिसे देना है, खान पान और देखना है, तो माटी के जांच कराए के बाद वैज्ञानिक विधि से यदि हम खेती करत हन तो संतुलित आहार के जरूरत पड़ते। यानी कि माटी में जोन जोन प्रकार के हमला खाद के जरूरत है वही खाद ला देना चाहिए संगवारी हो। और मैं तो कहता हूँ पूछना चाहिए, आप मन के हर गांव में एक जन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते, उद्यान विस्तार अधिकारी होते, बहुत से किसान मन अपन मन से भी खेती करते संगवारी हो। लेकिन मैं कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन से निवेदन करत हूँ कि आप मन कोई भी प्रकार से खेती करत हो, जानत हो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक मन भी आप मन ला बताते हो, बात ला बिल्कुल धरे करो। तो संगवारी हो, माटी के जांच के बाद खाद प्रबंधन कैसे करना है, खर पतवार आगे है तो का नींदा हमला करना है, नींदा नाशक डाल के करना है या पारंपरिक रूप से निंदाई भी कर सकत हन। आवो ये दोनों बात के जानकारी आप मन ला देवात हन। जानकारी देवत है सोन बोयर जी। गन्ने की फसल जैसा हम जानते हैं यह लगभग साल भर की फसल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व अवशोषण करती है। इसके अच्छे पैदावार लेने के लिए इसी कारण से ज़्यादा मात्रा में खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से इसमें जो उर्वरक की अनुशंसा की जाती है वह है लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद बुआई के समय मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 250 से लेकर 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 80 से 90 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 50 से 60 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यह मात्रा भूमि की उर्वरक उपलब्धता के अनुसार थोड़ी बहुत अंतर कर सकती है और मिट्टी परीक्षण कराकर ही इस मात्रा को निर्धारित करें। यदि आपकी मिट्टी में लगता है कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि मिट्टी में यदि इनकी कमी है तो इस मात्रा को और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से मिट्टी परीक्षण कराकर ही इन उर्वरकों का उपयोग करें। संगवारी हो, ये तो रही खाद प्रबंधन के बारे में। अब बात आते कि संगवारी हो, गन्ना ला जिसे शुरू में कह रहे हैं औषधि गुणों से भरपूर होते, बहुत से बीमारी में यह काट करते, तब हो लेका गन्ना में कुछ समस्या आते का खेती करत हन तब। तो गन्ना खेती यदि करत हो आप मन ह तो का समस्या आते, कौन सा प्रकार के रोग राई लग जाते, ओकर पहचान हम कैसे करन, और संगवारी हो पहचान होए के बाद ओकर से बचाव हम कैसे करन जेकर से हमला नुकसान हो सकत है। तो संगवारी हो, ये महत्वपूर्ण बात के जानकारी आप मन ला देवत है डॉक्टर सोनबोर जी है, आप मन ध्यान ले देखो। गन्ने की फसल में वैसे तो बहुत ज़्यादा कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कीड़े और बीमारियां हैं जो इसकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। कीड़ों में मुख्य रूप से जो आता है वह है दीमक। दीमक जो है इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद तना छेदक का भी इसमें प्रकोप देखा गया है, और पायरिला एक कीड़ा होता है, चूसने वाला कीड़ा होता है। ये जो 3 प्रमुख कीड़े हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु में देखे गए हैं, तो इनके नियंत्रण समय पे नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। दीमक के नियंत्रण के लिए लगभग 20 से 25 किलो क्लोरोपाइरीफास दवा जो है भूमि की तैयारी करते समय मिला देना चाहिए, जिससे ये दवाई जो है मिट्टी में मिली रहती है और होने वाले दीमक के प्रकोप को रोकती है। और तना छेदक के उपचार के लिए फोरेट एक सबसे अच्छी दवा है, जो प्रारंभिक अवस्था में, जबकि फसल की अवस्था लगभग 50-60 दिन की रहती है, उस समय यदि प्रकोप दिखाई देता है तो इस फोरेट नामक दवाई का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में डालें और उसके बाद सिंचाई कर दें, जिससे कि इसका अवशोषण पौधे कर पाएँ और तना छेदक के जो कीड़े हैं मर जाएँ। इसके अतिरिक्त एक जो कीड़ा देखा जाता है पायरिल्ला, यह रस चूसने वाला कीड़ा होता है और इसका प्रकोप मुख्य रूप से बाद की अवस्थाओं में होता है, जबकि पौधे में रस बनना शुरू हो जाता है या पौधे बड़े हो जाते हैं। 8 से 10 महीने का जब पौधा होने का होता है तब इसका प्रकोप दिखाई देता है और इस समय से नियंत्रण करना जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही इस पे ध्यान दें कि इसका प्रकोप यदि शुरू हो गया है तो इसके लिए कुछ जैवनाशी जैसे एपिक्रिनिया आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं या उसको पालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कीटनाशकों का भी हम इसके नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्विनोलोफास या क्लोरोपाइरीफास दवा जो है वह इसका स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वह ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप ना बढ़ पाए, क्योंकि इस समय गन्ने का बढ़वार भी बहुत ज़्यादा होता है और दवाई छिड़कने में विशेष तकलीफ होती है। अतः प्रारंभ से ही इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो संगवारी हो, अवैया बेरा एक नवा विषय के संग फिर आप मन संग गोड़ बात करे बराबो और एक विशेषज्ञ से आप मन ला जानकारी देवाबो कि कैसे छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के बूता होना चाहिए। बने बने रहो, यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।